दोस्तों, जिस प्रकार बिना हथियारों के युद्ध करना आत्महत्या करने के समान है, ठीक उसी प्रकार से बिना प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के किसी एग्जाम की तैयारी करना अपने फेलियर की स्टोरी लिखने के समान है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर यहाँ पर हम बात करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री के एक प्रॉपर स्ट्रेटजी की, है ना। तो आपको पता है कि आपका देखो अनाउंसमेंट हो ही गया वैकेंसी का, और ये भी क्लियर हो गया कि आपके एग्जाम जो होगी वो कब होगी। आपके एग्जाम मई जून के अंदर होने, मई जून 2026 के अंदर। तो कुल मिलाकर अब आपके पास एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड आ गया कि भैया कि लगभग 10 महीने के अराउंड आपका एग्जाम हो जाएगा। जिस दिन अपन वीडियो बना रहे हैं ना, उस समय से 10 महीने के अंदर अंदर आपका एग्जाम यहाँ पर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अब आपकी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखो, एक बात तो फिक्स मान लो कि चाहे आप प्रेशर हो या फिर आप रिपीटर्स हो, ओल्ड स्टूडेंट, है ना, हर कंडीशन में अगर एक प्रॉपर स्ट्रेटजी आपकी अब नहीं रही तो आप रिपीटर्स होगे तब भी सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं होने का मतलब है कि जो गलती आपने अभी पिछली बार करी है वही गलती आप फिर से दोहराओगे और आप खत्म हो जाओगे। और अगर आप प्रेशर है तो फिर आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और भी सॉलिड होना जरूरी है, क्योंकि रिपीटर्स को तो फिर भी अपनी गलतियों पर ही ध्यान देना है, लेकिन आपको तो ध्यान इस चीज पर भी देना है कि क्या गलतियां नहीं करनी। तो कुल मिलाकर जो रिपीटर्स की कमी है, जो उन्होंने गलतियां करी है, उस पर भी आपको जोर देना है ताकि आप वो गलतियां करो ही नहीं और आपका पहली बार में सिलेक्शन हो जाए। तो जाहिर सी बात है, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के द्वारा एक रिपीटर्स तो सिलेक्शन ले ही सकता है, लेकिन एक प्रेशर भी सिलेक्शन ले सकता है। और वीडियो के अंदर काफी डिटेल में हम दोनों ही तरह के स्टूडेंट की बात करेंगे, रिपीटर्स की भी बात करेंगे यहाँ पर, और ओल्ड स्टूडेंट जो न्यू स्टूडेंट है उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर अपन जो प्रॉपर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी लेंगे उसमें ड्यूरेशन 6 मंथ का अपन मान के चलेंगे। 6 महीने के अंदर अंदर आपको ये सारा काम करना है, जो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। और बाकी समय जो रहेगा वो फिर आपको और एडवांस प्रिपरेशन में काम में लेना है, रिवीजन वगैरह में काम में लेना है, ठीक है ना। अब तो यहाँ पर अपन देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि न्यू स्टूडेंट की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। उसके बाद फिर ओल्ड स्टूडेंट को किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये भी अपन आगे कवर करेंगे। तो देखो, अगर न्यू स्टूडेंट है तो न्यू स्टूडेंट का मतलब है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको भी ABCD भी पता नहीं इस एग्जाम के बारे में, है ना। तो जाहिर सी बात है, आपको पूरा सिलेबस का एनालिसिस करना है सबसे पहले, और आपको एग्जाम पैटर्न भी चेक करना है ना। साथ के साथ ही क्या होगा कि PYQ पेपर एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। साथ के साथ आपको कट ऑफ का एनालिसिस यहाँ पर करना है, और आपके पास एक वेल स्ट्रक्चर्ड स्टडी मेटेरियल होना चाहिए। जाहिर सी बात है, आपके पास स्टडी मेटेरियल आपको अरेंज करना है, चाहे वो कोई पेड कोर्स हो सकता है या फिर फ्री कंटेंट हो सकता है, लेकिन स्टडी मेटेरियल आपको अरेंज करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर आपको प्रिपरेशन स्टार्ट होगी, आपकी प्रिपरेशन स्टडी का प्लान तैयार होगा, है ना। अब यहां पर देखा जाए तो देखो, इनसे रिलेटेड सबसे रिलेटेड हम डिटेल वीडियो भी अलग से बनाएंगे, है ना, ताकि आपका काम और आसान हो जाए। लेकिन ये स्टेप आपको यहाँ पर फॉलो करना है। अब देखो, सबसे पहले अगर अपन बात करें यहाँ पर सिलेबस एनालिसिस और एग्जाम पैटर्न की, तो देखो आपका जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर की बात, भाई 2 पेपर होता है ना, फर्स्ट पेपर जीके का, सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट का होता है। तो यहाँ पर जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर में एक्चुअली 150 क्वेश्चन आते हैं। 150 में से 140 क्वेश्चन तो आपके केमिस्ट्री के ही आते हैं, और 10 जो क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन है, वो इस पार्ट पेडालॉजी, टीचिंग, लर्निंग वगैरह से कवर होते हैं। तब आपके पास यहाँ पर क्या है कि जो 140 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री के, इन 140 क्वेश्चन में सीनियर सेकेंडरी लेवल के क्वेश्चन भी होते हैं, BSc लेवल के स्टूडेंट क्वेश्चन भी होते हैं, और MSc लेवल के भी होते हैं। यहाँ पर देखो, बहुत से स्टूडेंट बहुत बड़ी गड़बड़ी करते हैं, और वो एक मिथ अपने दिमाग के अंदर डाल लेते हैं। मिथ क्या है? अरे यार, NCERT से सारे क्वेश्चन आते हैं, NCERT को पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाएगा। देखो दोस्तों, केवल NCERT को पढ़ने से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम को आप कभी भी क्वालिफाई नहीं कर सकते। आपको ऐसा लग सकता है कि NCERT से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, उसका रीजन है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी लेवल भी होता है ना। तो सीनियर सेकेंडरी लेवल के जो क्वेश्चन है ना, उनमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, उस लेवल के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ने से यहाँ पर हेल्प जरूर होती है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। और बहुत से स्टूडेंट यहीं पर गलती कर जाते हैं, वो केवल एनसीईआरटी के भरोसे रह जाते हैं। ऐसे केस में जो बीएससी लेवल और एमएससी लेवल के क्वेश्चन आते हैं उनको वो छू भी नहीं पाते, अटेम्प्ट करना तो बहुत ही दूर की बात है ना। तो कुल मिलाकर इस भरोसे में मत रहना, आपको हर लेवल का पढ़ना है। क्लियर है, यहाँ पर समझ में आ रहा है ना। आपको कोई भी टॉपिक जब पढ़ोगे तो सिलेबस के अनुसार आपको 11th 12th स्टैंडर्ड भी पढ़ना है,
है ना, आपको ग्रेजुएशन लेवल भी पढ़ना है, पीजी लेवल भी पढ़ना है। जैसे अपन थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, थर्मोडायनेमिक्स से इस बार आपके 14 नंबर के क्वेश्चन आए। अब वो 14 क्वेश्चन आए 28 मार्क्स के। जो 28 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें भी सीनियर सेकेंडरी लेवल भी था, बीएससी लेवल भी था, एमएससी लेवल भी था। अब जिसने केवल एनसीईआरटी पढ़ी वो थोड़ी अटेम्प्ट कर सकता है सारे क्वेश्चन को ना, तो इस बात का आपको यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आई थिंक क्लियर हो गया, ठीक है ना। आपको टॉपिक वाइज वेटेज अच्छी तरह से पता होना चाहिए। भाई जाहिर सी बात है, देखो हर चीज को बराबर नहीं तोला जाता है ना। देखो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे बहुत ही ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने अभी थर्मोडायनेमिक्स का एग्जांपल लिया, जिससे कितने 14 क्वेश्चन 28 नंबर के क्वेश्चन आपके थे, है ना। 140 में से 28 नंबर के क्वेश्चन केवल थर्मो से थे। तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं जिनसे काफी हाई वेटेज, हाई मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे काफी कम मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी। अभी स्पेक्ट्रोस्कोपी से कम मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, है ना। इसमें यूवी विजिबल भी, आईआर भी, एनएमआर भी है। तीनों चैप्टर से 3 क्वेश्चन आए, एक क्वेश्चन यूवी से, एक आईआर से, एक एनएमआर से। तो वहां पर 3 चैप्टर से 3 क्वेश्चन है, और यहाँ थर्मो से 41 से ही 14 क्वेश्चन है। तो जाहिर सी बात है, आप जितना टाइम थर्मो को पढ़ने में लगाओगे उतना टाइम आपको स्पेक्ट्रो को पढ़ने में नहीं लगाना। तो जाहिर सी बात है, थर्मो की ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, वहां पर ज्यादा टाइम लगाओगे, उसको और अच्छे से पढ़ोगे। जबकि स्पेक्ट्रो पर कम फोकस करोगे, वहां पर कम टाइम लगाओगे, वहां पर थोड़ी प्रैक्टिस भी आपको कम करनी है, ताकि आप कम वेटेज के टॉपिक पर कम टाइम खर्च करो और ज्यादा वेटेज के टॉपिक पर ज्यादा खर्च करो, ताकि सिलेक्शन के चांस आपके क्या बढ़ जाएंगे। और ये चीजें आपको कहाँ से पता चलेगी? ये पता चलेगी भाई आपको टॉपिक वाइज पता होना चाहिए, है ना। तो जाहिर सी बात है, प्रीवियस ईयर पेपर आपको एनालिसिस करना है। हालांकि आपको उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है ना। आने वाले कुछ ही समय में आपको टॉपिक वाइज वेटेज का डिटेल वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, यूट्यूब पर ही, है ना, ताकि आप उसको देख लो और आपको पता चल जाए भाई कौन से टॉपिक पर आपको ज्यादा फोकस करना है और कौन से पर कम फोकस करना है, ठीक है। आपको कट ऑफ का एनालिसिस करना है। देखो एक बात ध्यान देना कि अगर आप कट ऑफ के ट्रेंड को देखो तो यहाँ पर देखो आप कैटेगरी वाइज दे रखा है। अब आप इस कैटेगरी में से चाहे किसी भी कैटेगरी को फिक्स कर लो। जैसे अपन जर्नल की देखे, जर्नल की देखो 2015 में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की जो कट ऑफ रही थी वो इतनी रही थी, है ना। यहाँ 268, यहाँ पर 2018 में देखो 268 से जंप करके 310 हो गई, और 2022 में 310 से जंप करके 326 हो गई। और आप किसी भी कैटेगरी में देखोगे तो ये ट्रेंड आपको दिखता नजर आएगा, कट ऑफ कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। और उसका रीजन क्या है कि समय के साथ साथ कंपटीशन बढ़ रहा है। भाई आप यूं सोचो ना कि पिछली बार जितने एमएससी प्लस बीएड के स्टूडेंट है ना, उसके कंपैरिजन में भी और भी ज्यादा स्टूडेंट रहेंगे। रीजन क्या है? क्योंकि जितने स्टूडेंट बीएड और एमएससी कर रहे हैं उतनों की जॉब तो नहीं लग रही है। इसका मतलब है कंपटीशन कंटिन्यू बढ़ता जाएगा, है ना। तो ऐसे केस में कट ऑफ आगे भी बढ़ेगी, ये मान लो। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब आपका टारगेट अब कम मार्क्स नहीं होना चाहिए, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में कोई चॉइस नहीं होती, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। इसका मतलब कोई भी टॉपिक यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकते। हाई वेटेज टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना अच्छी बात है, लो वेटेज पर कम फोकस करना अच्छी बात है, लेकिन छोड़ना कोई सा भी नहीं, पढ़ना सारा ही है ना, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। आई थिंक क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात है कि आप अगर न्यू स्टूडेंट है, भाई ओल्ड स्टूडेंट में तो क्या है कि बहुत से स्टूडेंट के पास है कंटेंट ऑलरेडी, उनके पास नोट से, तो नोट से भी पढ़ सकता है ना। हो सकता है वो कोई दोबारा कोर्स वगैरह वापस रीजॉइन कर ले, उससे पढ़ सकता है। लेकिन अगर अपन बात करें किसके न्यू स्टूडेंट की, तो न्यू स्टूडेंट को फ्री से पढ़ना चाहिए या पेड से पढ़ना चाहिए, है ना। तो देखो दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान है, जिसके बारे में यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अपन बात कर ले कि फ्री कोर्स की, है ना। देखो अगर फ्री कोर्स के पढ़ने के सबसे बड़े फायदे की अगर बात करो तो एक सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर होता है, वो फायदा है कि आपके पैसे खर्च नहीं होंगे। जैसे मान लो एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर ये फ्री ऑनलाइन कोर्स है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का, है ना, जिसके अंदर 650 प्लस वीडियो लेक्चर है ना। तो इसका फायदा क्या है कि इसको ज्वाइन करने के लिए आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना, 0 कॉस्ट पर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा है, क्लियर है, ठीक है ना। अब नुकसान की बात करें तो इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है ना, दोनों चीजें बता रहा हूं। इसका नुकसान यहां पर ये है कि भैया इसमें कंटेंट थोड़ा सा ओल्ड है ना।
हालांकि कंटेंट यहाँ पर हाई लेवल का है, कोई दिक्कत नहीं, आपके सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, अच्छे से आपने किया तो इससे भी आपके सिलेक्शन के 100% चांस है ना, आपका सिलेक्शन प्री कोर्स से हो जाएगा, और बहुत सी स्टूडेंट का होता भी है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी कहेंगे तो यहाँ पर क्या है कि देखो वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट नहीं मिलेगा, सारे के सारी चीजें यहाँ पर जैसे क्वेश्चन बैंक वगैरह नहीं मिलेगा, है ना, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम खर्च करना पड़ेगा। तो यही सबसे बड़ा नुकसान है कि यहाँ पर आपका टाइम एक्स्ट्रा जाएगा अगर आपको यहाँ पर फ्री कोर्स से सिलेक्शन जा रहा है। तो नुकसान और फायदा आपको पता है। तो ऐसे केस में फ्री कोर्स किन स्टूडेंट को ज्वाइन करना चाहिए? देखो एच गोल्ड क्लासेज ने फ्री कोर्स उन स्टूडेंट के लिए बनाया है जो अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना, जो पेड कोर्स ज्वाइन नहीं कर सकते, फाइनेंशियली जो वीक है उनके लिए है, या फिर जिनका जो टारगेटेड एग्जाम है ना भाई आरपीसी, वो फ्यूचर का जो टारगेटेड एग्जाम है लेकिन अभी वो एलिजिबल ही नहीं है, अभी उनको लग रहा है मैं तो एमएससी प्रवेश में ही हूँ, या मेरी तो बीएससी चल रही है और मैं बाद में तैयारी करूंगा, मेरा आरपीसी फर्स्ट ग्रेड टारगेटेड है लेकिन अभी नहीं है, तो वो अभी स्टडीज से कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। तो फ्री कोर्स किन को ज्वाइन करना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया होगा। और बाकी फ्री कोर्स आप एनसीईआरटी वगैरह को फॉलो कर सकते हो, फ्री कोर्स के साथ यूट्यूब वगैरह से भी आप वीडियो देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बाकी बहुत अच्छा कंटेंट आपको इस कोर्स के अंदर मिल जाएगा। अगर पेड कोर्स ज्वाइन आप नहीं कर सकते तो फ्री कोर्स आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए, एच गोल्ड क्लासेज एप्लीकेशन पर आपको ये मिल जाएगा। अब बात करें पेड कोर्स की, है ना, तो देखो पेड कोर्स का सबसे पहले देखते हैं कि पेड कोर्स का सबसे बड़ा नुकसान क्या है। देखो पेड कोर्स का सबसे बड़ा नुकसान क्या है पता है? एक बहुत बड़ा नुकसान है भैया, वो बहुत बड़ा नुकसान है कि आपके जेब से कुछ पैसे यहाँ पर खर्च होंगे ना। अब यहाँ पर अलग अलग जगह कोर्स की प्राइस अलग अलग आपको मिल सकते हैं ना, तो अपन मान सकते हैं कि 3 से लगभग 3000, 4000, 5000, 6000, किसी जगह 15 भी मिल सकते, लेकिन अपन नॉर्मल माने तो 3, 4, 5, 6000 रुपये यहाँ पर आपको प्राइस मिल सकते अलग अलग जगह पर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा पेड कोर्स का कोई नुकसान नहीं होता ना, जैसे ही समझ लो। फ्री कोर्स अभी वहां पर मैंने आपको बताया है ना, फ्री कोर्स के अंदर बहुत अच्छा कंटेंट है, काफी उससे हेल्प मिलेगी, अच्छे से प्रिपरेशन करी तो सिलेक्शन के चांस वहाँ भी मिलेंगे, लेकिन टाइम आपका एक्स्ट्रा खर्च होगा। लेकिन पेड कोर्स वो आपका सारा टाइम बचा लेता है। अब मैं यूं नहीं करा यहाँ पर, मैं कोर्स को प्रमोट नहीं करा कि आपको ज्वाइन करना ही है, मैं जस्ट कंपेरिजन आपको बता रहा हूँ, वो आपको खुद को डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पर वीडियो लेक्चर मिल गया, क्वेश्चन बैंक मिल गया, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल गया, डाउट सपोर्ट मिल गया, जबकि फ्री कोर्स में सब कुछ आपको नहीं मिलता, और कहीं भी ज्वाइन कर लो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। साथ के साथ जैसे हमने ही यहाँ पर एक कमेंटमेंट कर रखा है, क्या कमेंट कर रखा है कि फ्री कोर्स के अंदर आपको लास्ट एग्जाम का 100% कंटेंट तो मिलेगा। इसे जो लास्ट एग्जाम है 28 तारीख को हुआ है, और लास्ट एग्जाम से 140 में से 135 क्वेश्चन एच गोल्ड क्लासेज की स्टडी मटेरियल से थे। जितना पावरफुल कंटेंट आपको ज्वाइन करते मिल गया, उसके साथ साथ इसके कंटेंट को 100% अपडेट भी किया जाएगा, मतलब इतना अच्छा कंटेंट के साथ अपडेशन भी। तो देखो ये फैसिलिटी फ्री कोर्स के अंदर नहीं, ये फैसिलिटी केवल किसमें? पेड कोर्स में, है ना। तो ऐसे केस में पेड कोर्स की तरफ मूव आप कर सकते हैं। अब मैं यूं नहीं करा केवल एच गोल्ड क्लासेस से ज्वाइन करना, आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से भी आप ज्वाइन कर रहे हो वहां का सबसे पहले डेमो वगैरह आप जरूर ले लीजिए, क्लियर है। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप एच गोल्ड क्लासेज की फ्री कोर्स से पढ़ सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो फ्री कोर्स अब किसको लेना चाहिए, है ना? जिनको वेल स्ट्रक्चर्ड स्टडी मटेरियल चाहिए, बिल्कुल भी टाइम खर्च नहीं करना हो, खराब टाइम नहीं होना चाहिए, जिनके पास लिमिटेड टाइम है, जैसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं जॉब वगैरह पे, उनके पास पहले से टाइम है, कम है, उनके फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी नहीं होती, जॉब वगैरह कर रहे हो, तो ऐसे केस में थोड़ी सी अमाउंट खर्च करके पेड कोर्स ले सकते हैं और अपना समय यहाँ पर बचा सकते हैं। जिन स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट बहुत वीक है, जिनको एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत है, बहुत वीक कॉन्सेप्ट है, तो आप फ्री कोर्स से पढ़ ही नहीं सकते। रीजन क्या है? रीजन है कि वहाँ पर आपका टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा, तो फिर पेड कोर्स आपके लिए ज़्यादा सफिशिएंट होता है। पेड कोर्स में क्या है कि प्रॉपर मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ इंक्लूड होता है, और सब कुछ जिनको एक जगह पर चाहिए उनको पेड कोर्स पर जाना चाहिए। ज्वाइन कहीं से भी करो, मैं केवल यहाँ पर कंपेरिजन आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब बात करें यहाँ पर आपका प्रिपरेशन प्लान क्या होना चाहिए। जैसे आप कोई सा भी चैप्टर जब स्टार्ट करोगे, तो आपको क्या करना है, जैसे आप चाहे फ्री कोर्स से पढ़ रहे हो या फिर पेड कोर्स से पढ़ रहे हो या फिर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, आपको सबसे पहले क्या है, आपको वीडियो लेक्चर वगैरह देखना है और उसके हैंड रिटन नोट्स आपको बना लेना है। अब जाहिर सी बात है ना, आप सपोज करो बुक से ही पढ़ रहे हो, नहीं भाई मैं वीडियो लेक्चर वगैरह नहीं देखता हूँ, मैं तो एनसीईआरटी की बुक देख लूंगा, बीएससी की बुक देख लूंगा, और जो पार्ट सिलेबस में वो एमएससी की बुक से पढ़ लूंगा, तो जाहिर सी बात है आपको उसको पढ़कर आपको आरपीसी के अकॉर्डिंग नोट्स बनाना है, और नोट्स नहीं बनाना है तो फिर आप
मेन चीज़ों को, मेन पॉइंट को ओरिजिनल कंटेंट के अंदर हाईलाइट भी कर सकते हो। कुल मिलाकर आपको रिवीजन में प्रॉपर हेल्प मिलनी चाहिए, है ना। अब नोट्स आप जैसे ही बना लोगे, नोट्स बनाने के बाद आपको क्या है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह है वो सोल्व करना है ना। जैसे एच गोल्ड क्लासेज के स्टूडेंट है तो वहां पर सजेस्ट करते हैं कि आपके पास जो क्वेश्चन बैंक उसके अंदर असाइनमेंट शीट है, तो जैसे जैसे आपके चैप्टर कंप्लीट होते जाए आप असाइनमेंट शीट को सॉल्व करो, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, उनका सॉल्यूशन भी साथ में है ना। अब आपके पास कोई कोर्स वगैरह नहीं है, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो ऐसे केस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आपके पास होना चाहिए, है ना। आपको उनको उसको खुद को सेपरेट करना है कि किस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे। कुल मिलाकर आपको असाइनमेंट शीट सोल्व करनी है, हर चैप्टर के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है ना। असाइनमेंट शीट सोल्व करने के बाद अगर कोई डाउट हो तो डाउट आप क्लियर कर लो, है ना। कोई भी डाउट हो तो उसके बाद फिर ऑनलाइन टेस्ट वगैरह आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये सीक्वेंस आपका हर चैप्टर का होना चाहिए, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर आप किसी कोर्स से अपने प्रिपरेशन को यहाँ पर कर रहे हो। आई थिंक क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा, है ना। अब ये तो हो गया भाई न्यू स्टूडेंट के लिए। ओल्ड स्टूडेंट के लिए क्या पैटर्न यहाँ पर होना चाहिए, तो ओल्ड स्टूडेंट की अगर बात करें तो भैया आपको दो चीज़ों पर सबसे पहले फोकस करना है, क्योंकि आपको एग्जाम पैटर्न पता है, आपको सिलेबस भी इतना पता है ना। आपको बेसिकली दो चीज़ों पर फोकस करना है कि सबसे पहले तो आपको उन टॉपिक को आइडेंटिफाई करना है जो आपके वीक रह गए। पिछली बार आपने तैयारी करी, है ना, आपको लग रहा है कि यार इन टॉपिक के क्वेश्चंस में अटेम्प्ट नहीं कर पाता, ये मेरे वीक रह गए, तो सबसे पहले तो उनको आपको आइडेंटिफाई करना है। साथ के साथ ही आपने पिछली प्रिपरेशन के दौरान क्या क्या मिस्टेक करी वो आपको देखनी है ना। तो इन दोनों पर आपको फोकस कैसे करना है उसके बारे में यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। जैसे ये समझो, सबसे पहले वीक टॉपिक आपको कैसे फाइंड करना है, तो जाहिर सी बात है आप सिलेबस देखना है, जो आपने लास्ट एग्जाम अटेम्प्ट किया है वो भी देखना है, और साथ के साथ आपको इस बात पर भी जोर देना है कि पिछले बार जब आप तैयारी करते थे उस दौरान जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह सोल्व करते थे, ऑनलाइन टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करते थे, तो किस चैप्टर के और किस टॉपिक के क्वेश्चन आप सबसे ज्यादा गलत करते थे, है ना। आप किस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते थे, तो इससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक आपके वीक है। जैसे एक एग्जाम्पल बताऊं मैं, जैसे एक चैप्टर लिया अपन ने, मान लो थर्मोडायनेमिक्स, है ना। अब आपको लग रहा है कि थर्मोडायनेमिक्स का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए मैं तो सोल्व ही नहीं कर पाता भैया, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, थर्मोडायनेमिक्स आपका काफी वीक हो गया। समझ में आ रहा है। अब पूरा ही थर्मोडायनेमिक्स आपको अच्छे से पढ़ना है, लेकिन आपको लग रहा है कि यार थर्मोडायनेमिक्स में से मैं सारे क्वेश्चन तो कर लेता हूँ, लेकिन स्पेशली जो थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं उनको मैं अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाता। इसका मतलब थर्मोडायनेमिक्स में भी आपका सबसे वीक टॉपिक कौन सा हो गया, है ना, थर्मोकेमिस्ट्री। तो इस तरह से आपको हर चैप्टर को आइडेंटिफाई करना है, चैप्टर में कौन से टॉपिक वीक है उसको आइडेंटिफाई करना है ना। तो आई थिंक आप इस तरह से पूरी लिस्ट यहाँ पर प्रिपेयर कर लोगे। अब लिस्ट बनने का फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि अब आप जब मेहनत कर रहे हो दोबारा से, तो कुल मिलाकर जो टॉपिक आपके वीक रह गया उन पर आपको ज़्यादा जोर देना है ना। आपको उनकी गलतियों को इम्प्रूव करना है, वहाँ पर रिवीजन अच्छे से करना है, कॉन्सेप्ट को दोबारा अच्छे से पढ़ना है, ताकि दोबारा उस टाइप के क्वेश्चन में आप गलती ना करो। तो आपको सबसे पहले पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले आप एक लिस्ट बना लो। आई थिंक क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, आप पूरी केमिस्ट्री की अगर एक साथ लिस्ट नहीं बना पाते हो तो आप चैप्टर वाइज देख लेना भैया। जिस चैप्टर को पढ़ रहे हो सबसे पहले लिस्ट बनाओगे कौन सा टॉपिक उसमें वीक है ना। ऐसे तो काम ये करो कि आप पूरी केमिस्ट्री के एक साथ ही बनाओ, उसमें फायदा ज़्यादा होगा, कम समय में बनेगी, है ना। और आप पूरी केमिस्ट्री को एक साथ कंपेयर कर पाओगे, है ना। एक नज़र में सब कुछ देखना अलग होता है, 1 बाय 1 देखना अलग चीज़ होती है। आई थिंक क्लियर हो गया, मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा, है ना। अब आपको देखो, एक तो टॉपिक आपके वीक है, ये एक गलती है, कौन कौन से टॉपिक वीक है। उसके साथ देखो दुनिया भर की और भी मिस्टेक होती है जो आपके सिलेक्शन को रोक सकती है। हो सकता है इनमें से आपने कोई मिस्टेक करी है जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया या आपके सिलेक्शन के चांस नहीं बनते। तो देखो, एक तो केस यहाँ पर बनता है कि आपका टारगेटेड एग्जाम सिंगल है ही नहीं, आपका मल्टीपल टारगेटेड एग्जाम है। जैसे आप आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के साथ साथ आप सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, थर्ड ग्रेड की भी कर रहे हो, सकता है बैंक वगैरह का आपने फॉर्म भर रखा हो, आरएस वगैरह का आप फॉर्म भरते हो, है ना। तो भैया आपका सिलेक्शन किसी भी एग्जाम में नहीं होगा, ये गारंटी है। रीजन क्या है कि आप किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम पे फोकस ही नहीं कर रहे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट का यहाँ पर सवाल ये हो सकता है तो इसका मतलब तो कभी भी मल्टीपल एग्जाम टारगेट करना ही नहीं चाहिए। नहीं, मैं ये भी नहीं करा, आप मल्टीपल एग्जाम टारगेट कर सकते हो, लेकिन वो रिलेटेड होना चाहिए। रिलेटेड कैसे, जैसे समझो
आप आरपीसी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो उसी के साथ साथ आप एमपी का भी एग्जाम दे सकते हो, एमपी पीजीटी का, यूपी पीजीटी का, केवीएस का, एनवीएस का, DSSB का। रीजन क्या है? क्योंकि सब में क्वेश्चन का लेवल लगभग एक जैसा है, आपको लगभग एक जैसा कंटेंट पढ़ना है, सिलेबस में मेजर डिफरेंस नहीं होता है ना। तो रिलेटेड एग्जाम अगर मल्टीपल भी हो तो टारगेट किया जा सकता है, लेकिन अगर अलग अलग टाइप के एग्जाम एक से ज्यादा टारगेट कर रहे हो तो गारंटी किसी भी एग्जाम में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो अगर आपने ये गलती करी हो तो भैया इस बार मत करना, नहीं करी हो तो आगे चलो। हो सकता है आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से देखा ही नहीं हो। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द की ऑफ सक्सेस, ये मान लो किसी भी एग्जाम में। रीजन क्या है? वो आपको एग्जैक्टली बताता है कि इस एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको किस टाइप के क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करना है, कौन से टॉपिक को कितनी गहराई से आपको पढ़ाना है। ऐसा तो नहीं कि आप ज्यादा ही पढ़ रहे हो या फिर बहुत कम पढ़ रहे हो, क्योंकि दोनों कंडीशन में सिलेक्शन नहीं होगा। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से पहले सोल्व नहीं किया हो तो इस बार आपको वो गलती नहीं दोहरानी है और आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी से उनको सोल्व करना है। शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हो, देखो ध्यान देना, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना भी कई बार फेलियर का कारण बन जाता है। रीजन क्या है कि आपने भी प्रॉपर तरीके से काफी डिटेल में हर चैप्टर को पढ़ा है ना, आगे आगे पढ़ते चले गए, पीछे का भूलते चले गए, और बाद में जब रिवीजन का टाइम आया, आपको लगा कि अब रिवीजन करना है, तब पता चला पिछला तो कुछ याद ही नहीं। हाँ, अब आप इतना सारा स्टडी मटेरियल को कैसे रिवाइज करोगे? तो बाद में आपका रिवीजन ही नहीं हो पाया। शॉर्ट नोट्स आपके रिवीजन को काफी स्मूथ बना देते हैं और आप कई दिनों के रिवीजन को कुछ घंटों में खत्म कर सकते हो। ये ताकत होती है शॉर्ट नोट्स की। तो भैया नहीं बनाए हो तो इस बार जरूर बना लेना। स्मार्ट रिवीजन प्लानिंग होनी चाहिए। देखो पिछली बार भी हमने एक बहुत जोरदार इस पर वीडियो बनाया था कि रिवीजन आपको किस तरह से करना चाहिए, कितने दिन का रिवीजन करना चाहिए। एक 10 डे रूल भी यहाँ पर मैंने आपको बताया था, है ना। लेकिन आपने वीडियो देखा हो तो अच्छी बात है, नहीं देखा हो तो दोबारा भी इस पर एक शानदार वीडियो हम डालेंगे, जिसको आप जरूर देखना कि रिवीजन आपको किस तरह से करना चाहिए, 10 डे रूल को कैसे फॉलो करना चाहिए, A to Z हम आपको बताएंगे। रिवीजन बिना रिवीजन के किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं किया जा सकता। अदरवाइज क्या होगा? आगे आगे पढ़ते जाओ, पीछे का भूलते जाओ, ओवरऑल कुछ बचा ही नहीं। आई थिंक समझ में आ गया होगा, है ना। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट, देखो बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन केवल और केवल टाइम मैनेजमेंट की वजह से रुकता है। उनके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, सब कुछ उनका आता है, फिर भी सिलेक्शन नहीं होता, है ना। अभी मेरे एक स्टूडेंट से बात हुई, उसने कहा ना कि सर सारा, जैसे हमारी स्टूडेंट है ना, एच गोड क्लासेस का फर्स्ट ग्रेड का कोर्स ले रखा है, उसने क्लियर बोला है कि सर सारा क्वेश्चन पेपर आपके नोट से आया है ना, सब कुछ मुझे आता भी है, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। रीजन क्या बताया भाई? कैसे नहीं होगा? टाइम मैनेजमेंट, है ना। टाइम मैनेजमेंट की वजह से मैं इजी क्वेश्चन को छोड़ के आ गई वहां पर, अब कैसे सिलेक्शन होगा भैया, है ना। तो टाइम मैनेजमेंट केवल और केवल किससे? आपके प्रैक्टिस से ही निकलेगा ना। आपको मॉक टेस्ट वगैरह टाइमली अटेम्प्ट करना है, वो आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाएंगे ना। आपको जब भी क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो हमेशा वहां पर तरीका फॉलो किया जाता है ना। इस पर सब पे हमने डिटेल वीडियो बनाया, आगे आने वाले समय में फिर इस पर डिटेल वीडियो बनाएंगे कि आप क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व करते हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो मॉक टेस्ट वगैरह भैया प्रॉपर तरीके से देना बहुत ही जरूरी है। देखो हाई वेटेज चैप्टर पर या हाई वेटेज टॉपिक पर हमेशा ज्यादा फोकस किया जाता है, लो पर कम किया जाता है। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने हर टॉपिक को बराबर देख लिया, ऐसा तो नहीं ना जितना टाइम आप थर्मोडायनेमिक्स पर इन्वेस्ट कर रहे हो उतना ही टाइम आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी में बर्बाद कर दिया, क्योंकि आपने ज्यादा समय थर्मो पर दिया तो वहां पर टाइम इन्वेस्ट किया जा रहा है। उतना ही टाइम अगर आपने स्पेक्ट्रो पर दे दिया तो वहां पर टाइम बर्बाद करना कहलाएगा। आई थिंक समझ में आ गया हो ना। तो वेटेज का ये फर्क पड़ता है ना। तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखना है, तो ये गलती आपको दोबारा नहीं देना है। तो अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया इस बार का तो आपका कहीं ना कहीं इन्हीं में से कोई रीजन होगा, और आपको लगता है नहीं इनके अलावा मेरा तो ये रीजन है, तो आप कमेंट करके जरूर बता देना, ताकि नेक्स्ट आने वाले समय में उसको भी अपडेट किया जा सके। आई थिंक क्लियर हो गया, है ना। मेरे हिसाब से यहाँ पर कुछ भी डाउट नहीं होगा, है ना। बाकी आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके बताना। साथ के साथ ही दोस्तों इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करना, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू।